सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रीन बेल्ट पॉलिसी के अंडर ग्रेड 3 की। पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा होगा कि ग्रीन बेल्ट पॉलिसी बेसिकली 3 भागों में बांटी गई है, जिसको 3 ग्रेड बोला गया है। एक ग्रेड अगर आपको इसके बारे में जानना है तो एपिसोड 1 देख सकते हैं। एपिसोड 2 में ग्रेड 2 के बारे में विस्तार से बताया गया है। और आज बारी आती है ग्रेड 3 के बारे में जानने की। कौन कौन से किसान साथी ग्रेड 3 के अंडर में आते हैं और उनको क्या क्या लाभ आने वाले समय में मिलने वाले हैं। इस बीच बात करें तो आज 5 अप्रैल तारीख है और कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो अखबारों के थ्रू इंटरव्यूज़ देखे जा रहे हैं मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट में दिल्ली का मास्टर प्लान अप्रूवल मिल सकती है हाउसिंग मिनिस्ट्री से, जिसके बाद ये जितनी सारी पॉलिसीज़ हैं इनमें काम होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को लाइसेंस मिलने शुरू हो सकते हैं इस साल के लास्ट तक, ऐसी उम्मीद 100% जताई जा रही है ऑफिसर्स की तरफ से भी। तो चलो साथियों, आज बात करते हैं ग्रेड 3 के बारे में कि कौन कौन से किसान साथी ग्रेड 3 के अंडर में आते हैं, जिनकी ज़मीनें ग्रीन बेल्ट के अंडर आती है। तो शुरुआत करते हैं कि कितने एकड़ ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। इसमें लिखा गया है कि 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अगर किसी के पास है, 10,000 स्क्वायर मीटर मतलब 2.5 किले, 2.5 एकड़ ज़मीन किसी के भी पास है, और रोड की अगर बात करें तो उसका फेस जो है वो 30 मीटर के रोड पर होना चाहिए। मतलब करीबन 100 फीट के रोड पर अगर आपकी ज़मीन आती है तो आप ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आगे बात करते हैं, एक ग्रीन रेटिंग का ऑप्शन है। पूरी पॉलिसी के बारे में ग्रीन रेटिंग के लिए अलग से लिखा गया है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उस ग्रीन रेटिंग के हिसाब से 3 स्टार ग्रीन रेटिंग इसके लिए ज़रूरी रहेगी। और आगे अगर हम बात करें तो क्या क्या एक्टिविटीज़ परमिटेड रहेंगी इस क्षेत्र में, तो उनकी हम बात करते हैं। इसमें बेसिकली हायर एजुकेशनल सेंटर, अगर आपके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है तो हायर एजुकेशनल सेंटर मतलब आप बड़ा स्कूल, आप कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। हायर कैंपस में वोकेशनल ट्रेनिंग भी इंक्लूडिंग है। इसके बाद आता है नॉन पोल्यूटिंग वर्क सेंटर लाइक साइबर एंड नॉलेज इंडस्ट्री। नॉन पोल्यूटिंग जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, ऐसे कोई भी वर्क सेंटर, जैसे साइबर हब गुड़गांव में है तो बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपने साइबर हब के ऑफिसेज यहाँ पे आपके खेतों में खोल सकती है, ऐसा इसमें लिखा गया है। कोई भी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है वो यहाँ पे काम कर सकती है। एग्रो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट मतलब खेती से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे किया जा सकता है। इसके बाद आता है कोल्ड स्टोरेज। जी हाँ, आप अपने खेतों में कोल्ड स्टोरेज के लिए भी अनुमति ले सकते हैं, वो भी आप खोल सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस तो मेरे ख्याल से अब भी हम लगा सकते हैं किसानों के लिए, मेरे ख्याल से अब भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि आप ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। कन्वेंशन एंड कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर्स, कॉन्सर्ट स्पेस, बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं सेलिब्रिटीज़ के, उसके लिए जो कॉन्सर्ट करवाते हैं लोग, उसके लिए एक बड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो उसको सजा के या फिर जिस तरीके से भी वो बनाया जाता है, कॉन्सर्ट करने के लिए कोई भी स्पेस यहाँ पे बन सकते हैं। बड़ा स्टेडियम बनाया जा सकता है, उसमें 2 स्टार लगाए गए। इसमें इसका मतलब है कुछ कंडीशन है कि किस तरीके का स्टेडियम आप 2.5 एकड़ में बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कल्चरल परफॉर्मेंस स्पेसेस, जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सके, ऐसे ऑडिटोरियम टाइप या फिर कोई भी ओपन स्पेस कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आप ऐसा स्पेस वहाँ पे बना सकते हैं। म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरीज़, ये भी आप वहाँ पे बना सकते हैं।
इसके बाद बात आती है अम्यूज़मेंट पार्क्स की, जिसमें गर्मियों में काफ़ी लोग दूर दूर घूमने जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क्स में। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई मुझे, इसमें लिखा है एक्सेप्ट वाटर पार्क्स दैट विल नॉट बी परमिटेड विद इन GDA। यार बिना पानी का कौन सा अम्यूज़मेंट पार्क होगा? तो पानी की काफ़ी कटौती की गई है, पानी को बचाया गया है। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें ग्रेड 3 के अंडर में आती है। और वो सारी चीज़ें जो ग्रेड 1 और 2 में परमिटेड है विद FAR एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ग्रेड 1। मतलब ग्रेड ए में जितनी चीज़ें थी, ग्रेड बी में जितनी चीज़ें थी, वो काम भी आप उस FAR के हिसाब से ग्रेड 3 के प्लॉट में कर सकते हैं। मतलब ग्रेड 3 का मतलब हो गया कि अगर आपके पास 2.5 एकड़ चीज़ है, ज़मीन है, कोई भी प्लॉट है, तो उसमें आप पूरी पॉलिसी में जितने भी चीज़ें दी गई है उसमें से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद FAR की अगर हम बात करें तो इसमें 60 का FAR मिलेगा हमें। फ्लोरिंग एरिया रेशो 60 का मिलेगा विद एडिशनल परचेजेबल FAR ऑफ 20। वैसे तो 40 मिलेगा, लेकिन आप 20% एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, तो वो 60% मैक्सिमम हो सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। मिनिमम ग्राउंड कवरेज इसमें 20% आप कर सकते हैं। 2.5 एकड़ का 20% इसमें ग्राउंड कवरेज हो सकता है। और मैंडेटरी वुडेड एरिया की अगर हम बात करें तो 45% प्लॉट एरिया का आपको वुडेड एरिया रखना पड़ेगा। ये एक मेन बात है। दूसरा, अगर सेटबैक्स की बात करें कि आपको कितनी जो बाउंड्री होगी आपके प्लॉट की 2.5 एकड़ की, उसमें 10 मीटर सेटबैक ऑन ऑल साइड्स। मतलब जहाँ पर आपकी दीवार होगी उससे आपको 10 मीटर छोड़ के वो जगह चारों तरफ छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो एक फुटपाथ टाइप से वहाँ पे चारों तरफ बनाना पड़ेगा। 10 मीटर की जगह चारों तरफ आपको इसमें छोड़नी पड़ेगी। और बेसमेंट की अगर हम बात करें तो परमिटेड ओनली अंडर बिल्ड स्ट्रक्चर विद इन परमिसिबल FAR। जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन होगा आपका इस प्लॉट में, उस कंस्ट्रक्शन के नीचे आप उतने ही एरिया में आप पार्किंग के लिए बेसमेंट के लिए जगह बना सकते हैं। एक्स्ट्रा बेसमेंट नहीं बना सकते, जो बिल्डिंग बन रही है उसी में बेसमेंट बना के उसको स्ट्रक्चर को ऊपर उठाया जा सकता है। पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग इसमें आपको छोड़नी पड़ेगी 10% ऑफ प्लॉट एरिया। पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 10% आपको ज़मीन 2.5 एकड़ की छोड़नी पड़ेगी पार्किंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर में दी गई है। और प्रोविज़न्स की अगर हम बात करें, टू बी ऑन टू सरफेस पार्किंग टू बी केप्ट अनवेल्ड, तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। आशा करता हूँ आप लोगों को आसान भाषा में अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बावजूद मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, बहुत लेंदी पॉलिसी है, बहुत लंबी पॉलिसी है, बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पे जो मैंने बताई है, लेकिन उनमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या उसमें कई चीज़ों में स्टार लगा रखे तो उनकी कंडीशन अलग से लिख रखी है इन्होंने। तो काफ़ी एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में कोई भी पॉलिसी किसानों के लिए हितकारी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में माफ़ कीजिएगा, पूरी दुनिया में कोई भी पॉलिसी बनती है वो किसानों के लिए नहीं होती। वो क्यों नहीं होती वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये जब पॉलिसी बन रही थी तो हम लोगों ने ऑफिसर से सवाल उठाए, तो उन्होंने जो फ़ी जो होती है लाइसेंस फ़ी, वो काफ़ी हैवी रखी थी। और हमारा जो ये एरिया है दिल्ली देहात का, नजफ़गढ़ से इधर वाला एरिया, इसमें सबसे कम फ़ीस रखी गई है पूरी दिल्ली में, ग्रामीण और पिछड़ा टाइप इलाका देखते हुए। और
ऑफिसर्स ने बताया कि जी 2.25 करोड़ एकड़ की फीस है। तो मैंने कहा जी आप तो किसान विरोधी हो, किस किसान के पास 2.25 करोड़ होंगे और वो लाइसेंस लेके फिर काम करना शुरू करेगा? किसान के पास इतना पैसा थोड़ी ना होता है। तो आप इस फीस को कम कर दीजिए। हमने किसानों के हक में बात रखी थी कि भाई इसको कम कर दीजिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपके पास 2.25 करोड़ रुपए तो नहीं है लाइसेंस के लिए, लेकिन हम इसको 50% घटा देते हैं, 70% घटा देते हैं, इसको 50 लाख कर देते हैं। तो क्या हर एक किसान के पास 50 लाख रुपए हैं लाइसेंस के लिए? मैंने कहा जी 50 भी नहीं है। तो बोलते हैं या तो ऐसा करें कि ये फीस को जीरो कर दें और बनाने के लिए किसान को हम ही पैसा दे दें तो सरकार चल लेगी, या फिर ऐसा होता है कि सरकार के पास जब तक पैसा नहीं आएगा तो इस एरिया में डेवलपमेंट कैसे होगा, सड़कें चौड़ी कैसे होंगी, पार्क्स कैसे बनेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कैसे बनेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टर के लिए होती है। किसान को इसमें मोटा मोटी एक फ़ायदा होता है कि ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे किसान की ज़मीन के रेट महंगे हो जाएं, ये किसान को फ़ायदा होता है। आपकी ज़मीन 2 करोड़ रुपए पड़े एकड़ आज के टाइम में है और पॉलिसी आने के बाद 4, 5, 6, 7, 10 करोड़ रुपए एकड़ तक की हो जाती है, तो ये किसान को फ़ायदा है। दूसरी चीज़, इसमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई है ग्रीन बेल्ट में कि आपको ज़मीन को पूल करना है या आपको ज़मीन देनी ही पड़ेगी। तो इसमें आप रख भी सकते हैं अपने पास। तो घूम फिर के पूरा सारा जो खेल है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में होता है। वो करोड़ों में ज़मीनें खरीदते हैं, उसके बाद लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद माफ़ कीजिएगा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये किसान के बस की बात तो नहीं है। तो इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, यही कह सकते हैं हम तो कि कितना झगड़े किसान के साथ नहीं सरकार के साथ। और दिल्ली देहात में इतने जागरूक किसान है भी नहीं कि अपने हक की लड़ाई के लिए वो इकट्ठा हो पाएँ। जैसे पूरे देश के पंजाब के खासकर से किसानों ने सरकार से डिमांड की थी, सरकार ने नहीं माना, लेकिन धरना प्रदर्शन कितने लंबे समय तक चला और सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन यहाँ का किसान एक अजीब प्राणी है, उसकी ज़मीनों में से, किसान की मलकियत की ज़मीन में से 40% लैंड पुलिंग वाले क्षेत्रों में 40% ज़मीन फ्री में ली जा रही है, लेकिन किसानों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो देश में इकलौता किसान होगा, अमीर किसान होगा मेरे ख्याल से, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो चलिए बहरहाल देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान को अप्रूवल मिले और जल्दी पास हो और किसानों की, दिल्ली देहात के किसानों की किस्मत बदले। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।